टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट के आज के अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। इसके पहले के क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है पुनर्निवेशन नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित है। देखिए, जो पुनर्निवेशन है ये फीडबैक होता है, यानी फीडबैक कंट्रोल प्रक्रिया किससे संबंधित है ये बताना है। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। फीडबैक कंट्रोल प्रोसेस किससे संबंधित है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, हार्मोन श्रावण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड यानी इसमें से जो एग्जाम्पल लिखे हैं स्टेरॉइड कौन सा होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन स्टेरॉइड के उदाहरण होते हैं, इसलिए इसमें आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरकपुटी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के ब्लास्टुला के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सोचिए और बताइए। कोरकपुटी शब्द कहा गया है निम्नलिखित में से किस एक के ब्लास्टुला के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बता दें कि जो यूथेरियन है और मेटाथेरियन है, यूथेरियन तथा मेटाथेरियन स्तनधारी में कोरक अर्थात ब्लास्टुला एक सिस्ट के समान रचना के रूप में होता है। जो कोरक होता है, जो ब्लास्टुला होता है, वो एक सिस्ट के समान रचना होती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो इसमें आंसर सही होगा ए और सी दोनों, यानी कंगारू और बंदर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। जो कशेरुकी जीव होते हैं उनके शरीर में सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, दंतवल्क। और दंतवल्क होता क्या है? तो इनेमिल होता है, यानी दांतों का जो इनेमिल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। मतलब इनेमिल कशेरुकी शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और यह दांत का बाहरी कठोरतम आवरण बनाता है, जो बाहरी वाला आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सान है। सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। टैक्सॉन है। तो आंसर सही होगा सी, वर्गीकरण की एक रैंक जैसे प्रोटोजोआ। टैक्सॉन क्या है? वर्गीकरण की एक रैंक है, जैसे क्या कहा है? प्रोटोजोआ। मतलब किसी भी स्तर का वर्गीय समूह टैक्सॉन कहलाता है। कोई भी स्तर है उसका वर्गीय जो समूह होता है उसे ही टैक्सॉन कहते हैं। जैसे फाइलम है, गण है, वर्ग है, कुल है, वंश है, कैटेगरी है, और इनके नाम नाम में आप प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा है, ये सब क्या है? टैक्सॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र की जीनी सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित होता है। जो जीनी सूचना है क्रोमोसोम की, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित होता है किसके द्वारा? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, डीएनए के द्वारा। आपको बता दें जीन डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है। जो जीन है ये डीएनए की क्रियात्मक इकाई है और प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर एक विशिष्ट लोकस स्थित होता है और इस प्रकार गुणसूत्र की जीनी सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने को कार्य जो होता है वो डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सर्वप्रथम किया था। जो केंद्रक के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो धागे जैसी संरचना के रूप में, जिसे क्रोमैटिन के रूप में हम जानते हैं, होता है। तो इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी गुणसूत्र का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था या खोज किसने की थी? तो आंसर सही होगा इसमें से बी,
गुणसूत्र की खोज सन 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने और वाल्डेयर ने इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया था। वाल्डेयर ने क्या कहा था? नाम इन्हें कहा था या नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। सोचिए और बताइए, जीन किस चीज के बने होते हैं? तो जीन न्यूक्लिक अम्ल का वह भाग होता है जो इस आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब यह है कि यह पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है और प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर एक विशिष्ट लोकस स्थित होता है, लोकस पर स्थित होता है कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं और विषाणु वाले लेक्चर में मैंने समझाया भी था कि डीएनए या फिर आरएनए एक ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाता है। और जो विषाणु होते हैं ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जी अंगों की अनुपस्थिति, पुनर्जनन की असीमित शक्ति तथा केवल समुद्री जंतु किस संघ के लक्षण हैं? सोचिए और बताइए। तो इसमें आंसर सही होगा बी, इकाइनोडर्मेटा। और आपको बता दें, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु समुद्री होते हैं। जब मैंने इकाइनोडर्मेटा लेक्चर दिया था तो उसमें आपको अच्छे से समझाया भी था। सभी फाइलम पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता इसमें होती है, रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसकी विशेषता होती है, यानी जल परिवहन तंत्र की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सममिति प्रायः जंतुओं में पाई जाती है। देखिए, चाहे आर्य सममिति हो चाहे द्विपार्श्व सममिति हो, इन सब के बारे में जब मैं फाइलम वाले लेक्चर आपको पढ़ा रहा था तो उसमें अच्छे से समझाया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो फाइलम के सभी वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, चैनल में अपलोडेड है। आंसर इसमें सही होगा सी, आधार से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र की जो संख्या है वह निश्चित होती है, किसके लिए? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, जाति के लिए। यानी किसी भी जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित होती है, लेकिन अलग अलग जातियों के लिए गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। एक जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है, लेकिन अगर अलग अलग जातियां हैं तो उसमें अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराकोशिकीय पाचन किसमें पाया जाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसमें पाया जाता है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतराकोशिकीय पाचन कहा गया है, किसमें पाया जाता है? आपको बता दें कि अंतराकोशिकीय पाचन क्या होता है। तो जब खाद्य पदार्थों का पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है तो इस प्रकार के पाचन को अंतराकोशिकीय पाचन कहा जाता है। यानी जब खाद्य पदार्थों का पाचन कोशिकाओं के अंदर हो तो उसे ही अंतराकोशिकीय पाचन अथवा इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, निडेरिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार व सेंट्रोमेयर की उपस्थिति के आधार पर मानव के 46 गुणसूत्रों को कितने वर्गों में रखा गया है? 6, 5, 7, 10। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहा गया है कि आकार और सेंट्रोमेयर की प्रेजेंट के आधार पर मानव में जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको कितने वर्गों में रखा गया है? तो आपको बता दें कि आकार व सेंट्रोमेयर की उपस्थिति के आधार पर सन 1960 में दिए गए एक वर्गीकरण के
डेनवर तंत्र के अनुसार मानव गुणसूत्रों को 7 समूहों में रखा गया है, 7 समूहों में। और पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी, डी, ई, एफ और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन प्रक्रियाओं का समुच्चय जो किसी जनसंख्या का आकार तथा संगठन निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, जनसंख्या गतिकी, जनसंख्या गतिकी। और आपको बता दें कि एक जनसंख्या में जीवों की पारस्परिक संख्या में परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के कारकों के अध्ययन को ही जनसंख्या गतिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं बताना है, सोचिए और बताइए। तो इसमें आंसर सही होगा सी, मेढक की ऊसाइट में। और आपको बता दें, लैंप ब्रश गुणसूत्र अनेक मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों तथा पक्षियों के अंडाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। और इसमें प्रोटीन व आरएनए के बड़े बड़े लूप होते हैं, जिस कारण से ये ब्रूस के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम मनुष्य में फैलाता है। आपको बता दें कि मेरे चैनल में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा बी, मादा एनाफिलीज मच्छर। और आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम मानव में मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है और यह मलेरिया रोग का कारण होता है, मलेरिया बुखार का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक होने वाले वंशागत परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है? आकस्मिक होने वाले वंशागति परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, हम लोग छोटे क्लासों से पढ़े थे, अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और उत्परिवर्तन सिद्धांत जो दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बता दें कि रेशम कीट का साइंटिफिक नेम बॉम्बेक्स मोरी होता है। बॉम्बेक्स मोरी रेशम कीट का साइंटिफिक नेम है। और ये बॉम्बेक्स मोरी या रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, रेशम। और यह एक शलभ है, मोथ होता है। शलभ को क्या कहा जाता है? मोथ कहा जाता है। और ये संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा का जंतु है। जब आर्थ्रोपोडा पर लेक्चर मैंने दिया था तो उसमें आपको बताया था, समझाया था कि ये वर्ग इंसेक्टा के अंतर्गत आता है, शलभ या मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जिब्रेलिन्स का आविष्कार हुआ फफूंदी प्रजाति के। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, फ्यूजेरियम से। जिब्रेलिन जो है इसका आविष्कार फफूंदी की प्रजाति फ्यूजेरियम से हुआ है। और जिब्रेलिन जिब्रेला पुंजिकुराई, जिब्रेला पुंजिकुराई जिब्रेला मोनिलीफार्मी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी का तना है। नागफनी का तना बताना है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, फाइलोक्लेड होता है। और फाइलोक्लेड को हिंदी में पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। माने नागफनी का तना रूपांतरित होकर पत्ती में बदल जाता है और यह चपटा, मांसल व हरा हो जाता है, तब इसे फाइलोक्लेड कहा जाता है या पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। अगर पर्णाभ स्तंभ पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इनमें पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकने के लिए
कांटों में बदल जाती हैं और जल्दी ही गिर जाती हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा फाइलोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव खाद है? जैव खाद का नाम बताना है। तो सबसे पहले जैव खाद क्या होती है, जैव उर्वरक क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो वे जीवधारी जो अपनी जैव क्रियाओं के द्वारा मिट्टी को पोषकों से परिपूर्ण कर देते हैं, उसे जैव उर्वरक या जैव खाद कहा जाता है। और अगर इसके उदाहरण देखा जाए तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, कवक, एनाबीना, ये जो होते हैं ये जैव खाद बनाने का कार्य करते हैं और ये वातावरण की नाइट्रोजन में यौगिकों में स्थिरीकरण करवाते हैं। इसलिए इसमें आंसर सही होगा सी, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसल पौधों का आरक्यू होता है। आरक्यू क्या है? तो आरक्यू का पूरा नाम रेस्पिरेटिव क्वांटिएंट होता है, यानी श्वसन गुणांक होता है। मांसल पौधों का आरक्यू क्या होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से 0। और आपको बता दें कि श्वसन क्रिया में निकली CO2 तथा उपयोग होने वाली O2 के आयतन के अनुपात को ही श्वसन गुणांक या आरक्यू कहा जाता है और मरुद्भिद मांसल पादपों का आरक्यू 0 होता है। अंतिम क्वेश्चन है, जूट का वानस्पतिक नाम है। जूट का वानस्पतिक नाम बताना है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। ये जूट का वानस्पतिक नाम होता है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और इसके फ्लोएम से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।